नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है उद्देश्य लेखन कौशल। प्रत्येक सार्थक प्रक्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है। आप जानते हैं कि लक्ष्यहीन प्रक्रिया की गति दिशाहीन होती है। उद्देश्य एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो अपने प्राप्ति हेतु सभी मार्गों एवं पक्षों का निर्धारण करता है। उद्देश्य विहीन प्रक्रिया का न कोई अर्थ होता है और न तो उसका कोई परिणाम ही प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए उचित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा उसको प्राप्त किया जा सके और प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों और पदों का निर्धारण एवं चुनाव भी इस प्रकार होना चाहिए जिनके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। आप जानते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोजन छात्र को उचित मार्ग पर ले जाना होता है। वैसे शैक्षिक प्रक्रिया वह है जो जीवन पर्यंत औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह से होती है, किंतु यहाँ शैक्षिक प्रक्रिया का संबंध औपचारिक दशाओं से है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया की मुख्य भूमिका रहती है। शिक्षण छात्रों में एक विशेष परिवर्तन लाने हेतु किया जाता है। यदि शिक्षण द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल या विचारों में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसा शिक्षण बेकार ही होता है। अल्प अवधि का भी शिक्षण किसी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। अतः शिक्षक को कक्षा शिक्षण के लिए उद्देश्यों के निर्धारण की कला से परिचित होना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण किए बिना शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। जब हम किसी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो उस क्रिया का किसी न किसी स्तर पर अंत भी होता है। क्रिया का अंत कहाँ होगा, इस बात को यदि हम क्रिया के प्रारंभ में जान लें तो यह कहेंगे कि क्रिया का उद्देश्य यह है। उद्देश्य विहीन क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्देश्य विहीन शिक्षा भी निरर्थक होती है। डीवी के अनुसार शिक्षा का कोई अपना उद्देश्य नहीं होता। बालकों, अभिभावकों या शिक्षकों का ही उद्देश्य होता है। शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं है। किंतु डीवी के विचार से पूर्ण रूप से सहमत हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि किन्हीं विशेष उद्देश्यों से ही व्यवस्थित ढंग से शिक्षा की क्रिया का संचालन होता है। शिक्षा एक नैतिक प्रक्रिया है और किसी दिशा की ओर उन्मुख होता है। लक्ष्य के निर्धारण से ही दिशा अथवा मार्ग का निर्धारण होता है। आप जानते हैं कि दिशा के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। दिशा भ्रम या गलत दिशा में की गई यात्रा भी सार्थक नहीं होती। अतः शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण विस्तृत या संकुचित स्तर पर आवश्यक है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक व्यवहारों में परिवर्तन तभी हो सकता है जब शैक्षिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उसकी रूपरेखा तय कर ली जाए तथा उसके लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएं। टेलर का ऐसा मानना है कि व्यवहारिक उद्देश्यों की तीन मुख्य उपयोगिताएं हैं। पहला, अनुदेशन के नियोजन में व्यवहारिक उद्देश्य निर्देशन का कार्य करता है। शिक्षक शिक्षण आरंभ करने के पूर्व यह निश्चित कर लेता है कि छात्र शिक्षणोपरांत किस प्रकार के कार्य का प्रतिपादन कर सकेंगे। छात्रों को किसी कार्य करने के योग्य बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायता मिलती है। नंबर 2, व्यवहारिक उद्देश्यों से शिक्षक को कार्य मूल्यांकन में सहायता प्राप्त होती है। और नंबर 3, शिक्षक की अपेक्षा छात्र को व्यवहारिक उद्देश्यों से ज़्यादा सहायता प्राप्त होती है। यदि अनुदेशन के पूर्व छात्रों को यह ज्ञात हो जाए कि अनुदेशन के पश्चात उसमें कौन सा व्यवहार अपेक्षित है तो वह अपेक्षित व्यवहार की प्राप्ति हेतु अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। NCERT के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या यूँ कहें कि उसके लिए हम क्रिया करते हैं। शिक्षण उद्देश्य की इस परिभाषा के अनुसार शिक्षण उद्देश्य के अंदर तीन मुख्य बातें आती हैं। पहला, दिशा, जिसे हम डायरेक्शन कहते हैं।
दूसरा व्यवस्थित परिवर्तन जिसे हम प्लान्ड चेंज कहते हैं, और तीसरा क्रिया जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का अर्थ उन स्पष्ट रीतियों के निर्माण से है जिसके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन संभव है। इस संबंध में प्रोफेसर ब्लूम का कार्य विशेष महत्व का है। इसका कारण यह है कि ब्लूम महोदय द्वारा दिए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण का प्रत्यक्ष संबंध पाठ्य मूल्यांकन की समस्याओं से है, जो पाठ्यक्रम के विकास तथा सूचनाओं के आदान प्रदान एवं मूल्यांकन की प्रविधियों के निर्माण में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसे हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरा भावात्मक उद्देश्य जिसे हम अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य जिसे हम साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो चलिए विस्तार से इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने पर बल देते हैं। चूँकि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित व्यवहार में रिकॉल तथा रिकॉग्निशन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है, इसलिए विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के द्वारा इस पक्ष को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ब्लूम महोदय के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों द्वारा विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने के ढंगों का ज्ञान, मान्यताओं एवं परंपराओं का ज्ञान, प्रक्रियाओं एवं घटनाओं की गतिविधियों का ज्ञान, विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान, किसी विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले वर्गीकरण तथा श्रेणियों का ज्ञान तथा सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण के ज्ञान का बोध होता है। बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन में लिखा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को 6 स्तरों से गुजरना होता है, जिसमें पहला है ज्ञान अर्थात नॉलेज, दूसरा है बोध अर्थात कंप्रहेंशन, तीसरा है प्रयोग अर्थात एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण अथवा एनालिसिस, पांचवा है संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस, और छठा है मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन। दूसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों तथा मूल्यों से संबंधित होता है। रुचियाँ, संवेग, मनोवृत्तियाँ एवं अस्थायी भाव मानव की व्यक्तिगत दशाएं होती हैं। चूँकि इनको हमारे व्यक्तित्व की कसौटी माना जाता है, इसलिए इसका शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह भावात्मक उद्देश्य द्वारा विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष अर्थात उनकी रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों तथा अस्थायी भावों का अधिकतम विकास करें। ब्लूम महोदय ने भावात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए भावात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया है। यह है ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था और मूल्य समूह का विशेषीकरण। तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य अर्थात साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध विद्यार्थियों के शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशलों के विकास से होता है, अर्थात क्रियात्मक उद्देश्य द्वारा ऐसे शिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिससे विद्यार्थियों का क्रियात्मक पक्ष विकसित हो सके। क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत डालना इत्यादि पक्ष आते हैं। क्रियात्मक उद्देश्यों द्वारा ऐसे शिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिसमें विद्यार्थियों का क्रियात्मक पक्ष विकसित हो सके। तो यह था शैक्षिक उद्देश्यों के गुण। अब हम चर्चा करेंगे स्पष्ट उद्देश्य लेखन की कसौटियाँ क्या हैं। 4 कसौटियाँ हैं जिसमें किसी भी उद्देश्य लेखन की स्पष्टता की माप की जा सकती है। पहली कसौटी है उद्देश्य में इस बात का स्पष्ट उल्लेख एवं निर्देश होना चाहिए कि छात्र के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन अपेक्षित है जिसका निर्देश क्रियात्मक क्रिया के प्रयोग द्वारा इंगित होना चाहिए।
दूसरी कसौटी है कि यह नियत होना चाहिए कि पाठ सीखने या पढ़ने के बाद उसके किस व्यवहार में परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसका निरीक्षण हो सके। तीसरी कसौटी है शैक्षिक परिस्थितियों जिनमें उपरोक्त अपेक्षित व्यवहार होंगे वे भी नियत होने चाहिए। चौथी कसौटी, अपेक्षित व्यवहार क्या होगा या उसकी न्यूनतम सीमा क्या होगी, यह बात भी उद्देश्य लेखन में स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ योजना के निर्माण एवं छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु किसी एक पाठ के लिए उद्देश्यों का नियत करना आवश्यक है। इस तरह के सुनिश्चित एवं व्यवहारिक उद्देश्यों को पाठ का विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। इन विशिष्ट उद्देश्यों को प्रत्येक पाठ में प्राप्त करने से धीरे धीरे छात्रों की प्रगति स्वतः सामान्य उद्देश्यों की ओर होती है। शिक्षक में शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से तात्पर्य केवल विशिष्ट उद्देश्यों से ही होता है। शैक्षिक उद्देश्यों का चयन एवं लेखन भी एक कला मानी जाती है। इस कला के अंतर्गत उद्देश्य को कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। पहला है उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में लिखे जाएं। दूसरा है उद्देश्य अधिगम के परिणाम को स्पष्ट लिखा जाए। तीसरा है उद्देश्य विषय वस्तु से सार्थक रूप से जुड़ा हुआ हो। चौथा, विषय वस्तु की रूपरेखा के संबंध में उद्देश्य पर्याप्त होने चाहिए। तो यह था सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं अच्छे शैक्षिक उद्देश्यों के गुणों की। जिसमें पहला गुण है शैक्षिक उद्देश्य वर्तमान दशाओं से उत्पन्न होने चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय एक वर्ग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा गुण है शैक्षिक उद्देश्य कार्य की योजना प्रस्तुत करते हैं, ये केंद्र बिंदु होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य परिवर्तन करने योग्य होने चाहिए जिससे बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं में इसके स्वरूप को बदला जा सके। तीसरा गुण है कि जिस वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है उसकी क्रियाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य अनिवार्य रूप से अधिगम और विकास के मनोविज्ञान पर निर्भर होने चाहिए। चौथा गुण है जितना संभव हो सके शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिणत करना चाहिए। इनको बहुत ही सार्वभौमिक एवं सारांश रूप में नहीं लिखना चाहिए। पांचवा गुण, शैक्षिक उद्देश्य लोगों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने चाहिए। इनका संबंध लोगों के जीवन और आवश्यकताओं के साथ साथ उनकी इच्छाओं से भी होना चाहिए। छठा गुण है उद्देश्य अनिवार्य रूप से एक अंतःबिंदु से युक्त होने चाहिए। उद्देश्यों का उल्लेख इस प्रकार से होना चाहिए कि क्रियाओं के एक निश्चित समय के बाद उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो यह था शैक्षिक उद्देश्यों के गुण। अब हम चर्चा करेंगे स्पष्ट उद्देश्य लेखन की कसौटियाँ क्या हैं। 4 कसौटियाँ हैं जिसमें किसी भी उद्देश्य लेखन की स्पष्टता की माप की जा सकती है। पहली कसौटी है उद्देश्य में इस बात का स्पष्ट उल्लेख एवं निर्देश होना चाहिए कि छात्र के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन अपेक्षित है जिसका निर्देश क्रियात्मक क्रिया के प्रयोग द्वारा इंगित होना चाहिए। दूसरी कसौटी है कि यह नियत होना चाहिए कि पाठ सीखने या पढ़ने के बाद उसके किस व्यवहार में परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसका निरीक्षण हो सके। तीसरी कसौटी है शैक्षिक परिस्थितियों जिनमें उपरोक्त अपेक्षित व्यवहार होंगे वे भी नियत होने चाहिए। चौथी कसौटी, अपेक्षित व्यवहार क्या होगा या उसकी न्यूनतम सीमा क्या होगी, यह बात भी उद्देश्य लेखन में स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए छात्रों के व्यवहार के संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्य लेखन को एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। 2 उदाहरण हैं, उदाहरण ए और उदाहरण बी। उदाहरण ए, छात्रों को भारत के भौगोलिक भागों के बारे में ज्ञान प्रदान करना, यानी शिक्षक ज्ञान प्रदान करेंगे, उदाहरण ए। उदाहरण बी, छात्र भारत के भौगोलिक भागों के बारे में वर्णन कर सकेंगे। अब इसमें 2 उदाहरण में आप देखें, उदाहरण ए में यह बात स्पष्ट नहीं है कि शिक्षण के अंत में छात्र क्या करने में सक्षम हो सकेंगे या उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा।
क्योंकि यहाँ छात्रों को भारत के भौगोलिक भागों के बारे में ज्ञान प्रदान करना ही था। यानी केवल हम शिक्षक ज्ञान प्रदान करेगा, लेकिन वह उसका वर्णन कर पाएंगे, बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, यह स्पष्ट नहीं है। किंतु दूसरे भाग में अधिगम परिणाम स्पष्ट है, यानी कि लर्निंग आउटकम स्पष्ट दिखाई देता है। अधिगमकर्ता में क्या परिवर्तन होगा यह स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर छात्र भारत के भौगोलिक भागों के बारे में वर्णन कर सकेंगे, यह कहा गया है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण अर्थात बी उदाहरण पहले उदाहरण से अधिक स्पष्ट है, सार्थक है और अच्छा है। स्पष्ट उद्देश्य लेखन की दूसरी कसौटी है अधिगम क्रिया के प्रतिफल के रूप में उन व्यवहारों को उद्देश्य के रूप में लिखना जिनका निरीक्षण किया जा सके। इस कसौटी में दो पद, ए अधिगमकर्ता का व्यवहार और बी निरीक्षण योग्य व्यवहार है। अधिगमकर्ता के व्यवहार से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं, अनुक्रियाओं या कार्यों से है जिसे पाठ के अंत में सीखने वाला करने जा रहा है या बताने जा रहा है। व्यवहार व्यक्ति के किसी भी कार्य, क्रिया अथवा क्रियाकलाप को कहा जाता है। अतः व्यवहारों का निरीक्षण भी संभव है। फिर भी कुछ ऐसे व्यवहार हैं जैसे चिंतन, जानना, समझना इत्यादि का प्रत्यक्ष या सीधे निरीक्षण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मैं दो उद्देश्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक, छात्र संज्ञा के विषय में जान जाएंगे। दो, छात्र संज्ञा के बारे में वर्णन कर सकेंगे। इन दो उदाहरणों को ध्यान से समझिए। पहले उदाहरण में जान जाएंगे ऐसा कहा गया है। यहाँ क्रिया का प्रयोग किया गया जो कि ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। दूसरे उदाहरण में वर्णन कर सकेंगे क्रिया का प्रयोग किया गया है जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अतः दूसरा उदाहरण पहले उदाहरण की तुलना में अधिक स्पष्ट है। स्पष्ट उद्देश्य लेखन की तीसरी कसौटी है उन परिस्थितियों का उल्लेख करना जिनमें छात्र व्यवहार करेगा। परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख करने से छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन और परीक्षण सरल हो जाता है। कुछ परिस्थितियों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के समय सार्थक ढंग से कर सकते हैं। पहला है भारत का मानचित्र दिए जाने पर। दूसरा, बिना किसी ग्रंथ के। तीसरा, संदर्भ ग्रंथ दिए जाने पर। चौथा, गणित की सारणी दिए जाने पर। पांचवा, मुख्य बिंदु दिए जाने पर। छठा, ऐसी परिस्थिति दिए जाने पर जिसे कक्षा में नहीं सिखाया गया। सातवां, कक्षा कार्य देकर इत्यादि। इन परिस्थितियों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्य किस प्रकार लिखा जाए, अब इसे समझिए। पहला, भारत का मानचित्र दिए जाने पर, जैसा कि मैंने पहले कहा, छात्र दिए गए स्थानों को उसमें प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा, बिना किसी संदर्भ ग्रंथ की सहायता से छात्र भारत में वर्षा के कारणों को बता सकेंगे। इन उदाहरणों से पूर्णतया स्पष्ट है कि परिस्थितियों को स्पष्ट कर देने से उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाते हैं। उद्देश्यों को बदलने के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम परिस्थितियां यानी सिचुएशन पहले से हम रख देंगे तो उद्देश्य निर्धारित करना हमारे लिए सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। स्पष्ट उद्देश्य लेखन की चौथी कसौटी है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की न्यूनतम रेखा निर्धारित करना। इसके लिए हम स्वयं सोच सकते हैं कि छात्रों के कार्य को कितना अच्छा या किस स्तर का हमें चाहिए। कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनके द्वारा छात्रों के संभावित स्तर को नियत किया जा सकता है, यानी कि निर्धारित किया जा सकता है। यदि उद्देश्य कथन के वाक्यों में हम लिखें कि जैसी कक्षा में चर्चा हुई थी, या जैसा पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, या जैसा कि प्रयोगशाला में शिक्षक ने करके दिखाया था, या जैसा कि शिक्षक ने आदर्श वाचन के समय सुनाया था इत्यादि, इन सभी कसौटियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए उद्देश्य स्पष्ट एवं
सार्थक होते हैं। अब हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं उद्देश्य लेखन कौशल के घटकों की। इसके घटक हैं, पहला, उद्देश्यों का छात्र व्यवहार परक होना। दूसरा, छात्र व्यवहार को निरीक्षण योग्य व्यवहारों के रूप में व्यक्त करना। तीसरा, व्यवहार किस परिस्थिति में होगा उसको स्पष्ट संकेत करना। चौथा, छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। और पांचवा, विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध होना। इन सभी घटकों का मैंने पहले ही विस्तार से चर्चा कर दिया है। तो यह तो था उद्देश्य लेखन कौशल। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।